आइए धातुओं को सबसे अधिक क्रियाशील से लेकर सबसे कम क्रियाशील तक क्रमबद्ध करें। इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे और इस वीडियो में हम धातुओं को पानी के साथ क्रिया कराएंगे। अब यह देखते हुए कि प्रत्येक धातु कितनी तेजी से अभिक्रिया करती है, हम उन्हें इस विशेष श्रृंखला में सूचीबद्ध करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया था। हमने धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया था और यह देखते हुए कि वे कितनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, हम इस विशेष सूची पर पहुंचे थे। इसमें सोडियम तथा पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील थे तथा सोना तथा चांदी यानी कि गोल्ड तथा सिल्वर ये सबसे कम क्रियाशील थे। लेकिन इस सूची में एक समस्या थी। यहाँ क्रम संख्या 3 यानी कि रैंक 3 पर आप इन 4 धातुओं को एक साथ समूहीकृत पाएंगे। हम उन्हें उपक्रम नहीं दे पाए थे, यानी कि हम उन्हें सब रैंक नहीं दे पाए थे। तो इस नए प्रयोग के साथ हमारी उम्मीद है कि हम एक अधिक विस्तृत तथा अधिक सुव्यवस्थित सूची पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर जब धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहां हमारे उत्पाद होंगे धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलती है। हमने यह भी चर्चा की थी कि कुछ धातु ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब है कि यदि यह धातु का ऑक्साइड घुलनशील है तो यह पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो हमारे उत्पाद या तो धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होंगे या फिर पानी में धातु के ऑक्साइड का निलंबन प्लस हाइड्रोजन गैस होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो पहले सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो सोडियम प्लस H2O। तो सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस निश्चित रूप से बाहर निकलेगी। और फिर सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O बनाएगा। अब सोडियम ऑक्साइड पानी में बहुत घुलनशील है, इसलिए आप पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो चलिए इसे बदल देते हैं, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। तो ये हमारे उत्पाद होंगे। अब इस अभिक्रिया के साथ बहुत सी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी निकलेगी। अब आइए इसी अभिक्रिया को वास्तविक रूप में देखते हैं। तो यहां मेरे पास सामान्य या ठंडे पानी का एक बीकर है और मैं इसमें सोडियम मिलाने जा रहा हूं। और हां, सोडियम ठंडे पानी के साथ भी क्रिया करता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही सोडियम पानी को छूता है यह अभिक्रिया करने लगता है और पानी की सतह पर नाचने लगता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही सोडियम पानी को छूता है अभिक्रिया शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। यह हाइड्रोजन गैस सोडियम को यादृच्छिक दिशाओं यानी कि रैंडम डायरेक्शंस में धकेलती है और इसलिए सोडियम पानी की सतह पर नाचता हुआ प्रतीत होता है। इसके साथ ही बहुत सी ऊष्मा भी निकल रही है और यह इतनी अधिक है कि यह निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को भी जला सकती है। इसलिए इस प्रयोग के आसपास बहुत सावधान रहें, यह विस्फोटक भी हो सकता है। ठीक है। अब आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि सोडियम धातु यहां कितनी जल्दी खत्म हो गई। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो अभी इस पानी में घुल गया है। अब बात यह है कि हम इसका परीक्षण कैसे करें। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, तो अगर मैं इसमें लाल लिटमस पेपर डालूं तो आप देख सकते हैं कि रंग नीले में बदल रहा है। यह निश्चित रूप से साबित करता है कि यह विलयन क्षारीय है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है ना। तो इस अभिक्रिया में हमने देखा कि सोडियम ठंडे पानी के साथ भी क्रिया करता है। यह इतना अभिक्रियाशील है कि यह ठंडे पानी के साथ भी क्रिया करता है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके साथ ही बहुत सी ऊष्मा भी निकलती है जो इस हाइड्रोजन गैस को भी जला सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहें। और पोटेशियम भी बहुत समान तरीके से अभिक्रिया करता है। यह भी पानी के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस तथा बहुत सी ऊष्मा निकलेगी। तो ये धातुएं हमारी सबसे क्रियाशील धातुएं हैं। क्रियाशीलता की श्रृंखला में ये रैंक 1 पर है, इनका क्रम 1 नंबर पर है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ क्रिया करता है, बिल्कुल सोडियम और पोटेशियम की तरह। यहां कैल्शियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हमारे उत्पाद होंगे। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है,
इसलिए यह पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और पूरे OH पर 2, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये बनाएगा। और इसके साथ ही हमें बहुत सारी ऊष्मा भी मिलेगी जो यहाँ निकल रही है, और आप इसे महसूस भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अभिक्रिया पानी के एक ठंडे पात्र यानी कि ठंडे कंटेनर में शुरू की थी, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं कि पानी का कंटेनर गर्म होने लगेगा। आइए यहाँ निकलने वाली ऊष्मा की तुलना सोडियम के मामले में निकलने वाली ऊष्मा से करें। तो इस मामले में ऊष्मा इतनी अधिक थी कि यह हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर निकल रही थी इसको जला देती, ठीक है। लेकिन यहाँ कैल्शियम के मामले में ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह ऊष्मा सोडियम की तुलना में कम है, और इसलिए हम कैल्शियम को अभिक्रियाशीलता या फिर कहीं क्रियाशीलता के क्रम में दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम के मामले में ऊष्मा हाइड्रोजन को भी जला देगी, जबकि कैल्शियम के मामले में ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह हाइड्रोजन गैस पानी के विलयन से बुलबुला बनाकर बाहर निकलने लगेगी और यह आपके धातु से चिपक जाएगी और इसे पानी में तैरने देगी। आप इसे अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करके देख सकते हैं। अब अगला हमारे पास मैग्नीशियम धातु है, और यह भी पानी के साथ अभिक्रिया करता है या फिर कहीं क्रिया करता है, लेकिन यह ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं कर सकता। ठंडे पानी में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, इसलिए हमें पानी को गर्म करने की आवश्यकता होगी। तो मैग्नीशियम केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया या फिर कहीं क्रिया करता है। यह स्वयं एक संकेत है कि मैग्नीशियम कैल्शियम जितना अभिक्रियाशील नहीं है, इसलिए हम मैग्नीशियम को सूची में तीसरे रैंक पर रखेंगे, यानी कि हम इसे क्रियाशीलता श्रृंखला में तीसरे क्रम पर रखेंगे। तो यहां भी इस मामले में मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है, इसलिए अंत में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगला हमारे पास एल्यूमिनियम है जो पानी के साथ क्रिया करता है या फिर कहीं अभिक्रिया करता है। वास्तव में एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये सभी पानी के साथ एक समान तरीके से अभिक्रिया करते हैं, जो कि ये ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं जो मूलतः गैसीय रूप में H2O है। तो यह स्वयं हमें बताता है कि ये तीनों सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम जितने अभिक्रियाशील नहीं है, और इसीलिए मैं इसे अभिक्रियाशीलता के क्रम में चौथे स्थान पर रखूंगा, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैं इन्हें रैंक 4 दूंगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ अंतर यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए यह पानी के साथ अभिक्रिया करके हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। और मैं इसे ऐसे याद रखना पसंद करता हूं कि एल्यूमिनियम का उपयोग एल्यूमिनियम फॉयल के रूप में हमारे लंच बॉक्स को गर्म भोजन को लपेटने के लिए किया जाता है। अब गर्म भोजन भाप छोड़ेगा और वह भाप एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके कुछ उत्पाद बना सकता है। अब यह उत्पाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता था, जो एक क्षार है जो हमारे भोजन को खराब कर सकता था, इसलिए अच्छा है कि यहाँ कोई क्षार नहीं बन रहा है। इस तरह से मैं इसे याद रखना पसंद करता हूँ कि भाप एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। अंत में हमारे पास धातुएं हैं जैसे कॉपर, लेड, गोल्ड और सिल्वर। ये सभी पानी के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं करते, ना तो ठंडे पानी, ना गर्म पानी या फिर भाप के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो ठीक है, इसी के साथ आइए हम अपनी धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि रैंक करें। तो हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम ने ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया की, और जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी वह निकलने वाली अत्यधिक ऊष्मा के कारण आग पकड़ लेती थी। दूसरे स्थान पर हमारे पास कैल्शियम था जो ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करता था, लेकिन कोई आग नहीं थी, और हाइड्रोजन गैस बुलबुला बनाकर बाहर निकल रही थी। तीसरे स्थान पर हमारे पास मैग्नीशियम है जो केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे पानी के साथ नहीं। चौथे स्थान पर हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक थे जो ठंडे या गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करते थे, ये केवल भाप के साथ क्रिया करते थे या फिर कहीं अभिक्रिया करते थे। और अंत में हमारे पास कॉपर, लेड, गोल्ड और सिल्वर थे जिन्होंने कोई अभिक्रिया नहीं दिखाई। अब इस नई जानकारी के साथ आइए वापस जाएं और धातुओं की हमारी रैंकिंग को अपडेट करें। तो यह वह पुरानी रैंकिंग थी जो हमारे पास थी जब हमने धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई थी। अब आइए इसकी तुलना करें और देखें कि नया क्या है। तो यहाँ अभी भी सोडियम और पोटेशियम पहले स्थान पर है,
लेकिन हमारे पास कैल्शियम दूसरे स्थान पर आ गया है और मैग्नीशियम तीसरे स्थान पर। इसका मतलब है कि हमें यहाँ बीच में कैल्शियम को शामिल करने की आवश्यकता होगी। तो आइए इसे अपडेट करें। और फिर हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक चौथे स्थान पर है और हमें पता चला कि कॉपर और लेड एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की तुलना में कम क्रियाशील हैं। तो यहाँ हम इस विशेष रैंक को अपडेट कर सकते हैं और हम कॉपर को एक निचले रैंक पर ले जा सकते हैं, यानी कि क्रम में इसे नीचे ले जा सकते हैं, कुछ इस तरह से। और हम पहले से ही जानते थे कि गोल्ड और सिल्वर सबसे कम क्रियाशील हैं, तो यह इन दो अभिक्रियाओं के बाद हमारे धातुओं का अपडेट रैंकिंग है। लेकिन देखिए, यह सूची अभी भी बहुत विस्तृत नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं कि इस रैंक पर 3 धातुएं एक ही स्थान पर हैं, जबकि यहाँ हम अभी भी नहीं जानते कि कॉपर और लेड में से कौन अधिक क्रियाशील है। तो आगे के वीडियोस में हम और अधिक अभिक्रियाओं को देखेंगे और इस विशेष सूची को विस्तृत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए वीडियो को संक्षेप में समझ लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि जब धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे धातु के ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर धातु का ऑक्साइड पानी में घुलनशील है तो हमें धातु का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और हमने देखा कि कैसे अलग अलग धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं और इनके आधार पर हमने धातुओं की अपनी रैंकिंग को अपडेट किया।